हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और भारत में अपना सेटलमेंट करती है और सेटलमेंट करने के साथ साथ डचों के साथ और ब्रिटिशर्स के साथ इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो कौन कौन सी संधियां हुई हैं, कहां कहां पर कौन सी बैटल्स हुई हैं और क्या होता है ये कार्नेटिक वॉर, कितनी बैटल्स लड़ी गई हैं और इनके पीछे का रीजन क्या था। तो बहुत कुछ नया जानने को और सीखने को मिलने वाला है। एंड वीडियो के एंड में कुछ PYQs है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं एंड क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, ऑब्वियस सी बात, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? कार्नेटिक वॉर। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो तीन बैटल्स हुई थी जो कि एंग्लो एंड फ्रेंच वॉर के नाम से भी जानी जाती हैं, इनके पीछे की कहानी को आज हमें समझना है और क्या रीजन था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर हार जाती है। तो सारी कहानी को एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे। अगर इसके पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लेलिस्ट में जाके देखिए, जिससे एक थोड़ा सा सीक्वेंस आपको समझ में आए किस तरीके से पोर्चुगीज आए थे। फिर यहाँ पे बैटल ऑफ स्वाली लड़ा गया था ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज के बीच में, जो पोर्चुगीज हार जाते हैं और सूरत पे कब्जा ब्रिटिशर्स का हो जाता है। फिर मैंने बताया था किस तरीके से डच थे और डच और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल ऑफ बेदरा, जिसको बैटल ऑफ चिंसुरा भी कहा जाता है, 1759 में लड़ा गया था और डच की पावर वहां पे डिक्लाइन हो जाती है। किस तरीके से डच के बाद डेनिश भी आए हुए थे भारत में, जो कि आपके डेनमार्क के निवासी थे, और वो जब भारत की हालातों को समझते हैं तो समझ के ये सीख पाते हैं कि यहाँ पे लड़ने से कोई मतलब नहीं, और 1845 में अपनी सारी की सारी फैक्ट्रीज ब्रिटिशर्स को बेचकर चले जाते हैं। और फिर मैंने ब्रिटिशर्स के बारे में भी बताया था कि वो किस तरीके से भारत में आए, भारत में यहाँ पे जहांगीर से किस तरीके से उन्होंने परमिशन ली और फिर अलग अलग संधियां की, अलग अलग तरीके से लीज एग्रीमेंट साइन किए, किसी के साथ 3000 रुपए में तो किसी के साथ 10 पाउंड्स पर ईयर में, और अलग अलग टेरिटरी पे अपना कारोबार जमाया। ये सारी बातें हम कर चुके हैं और आज हम यहाँ पर फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी पर डिस्कशन करने वाले हैं। आइए तो देखिएगा, अब सभी को पता चल चुका था कि ईस्ट की तरफ मतलब जहां पर इंडिया, इंडोनेशिया, मलक्का, ये जावा, सुमात्रा, आपका ताइवान, ये जो एरिया है, ये ईस्ट की तरफ आप देखेंगे कि यार यहाँ पर व्यापार काफी अच्छा है, कारोबार काफी अच्छा है, बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज ऑलरेडी ईस्ट में गई हुई हैं। तो हमें भी, मतलब फ्रांस के लोगों ने अब सोचा कि हमें भी ईस्ट की तरफ जाना चाहिए और व्यापार करना चाहिए। अब ये बात यहाँ पर उठने लगी है। सबसे लास्ट जो यूरोपियन कंपनी थी जो भारत में आई थी वो आपकी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो लास्ट यूरोपियन फ्रेंच ही थे जो कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में भारत में ट्रेडिंग करने के लिए आए हुए थे। ठीक है, इसके पहले हम सीक्वेंस ऑफ अराइवल देख चुके हैं, किस तरीके से पोर्चुगीज के बाद आपने देखा कि डच, फिर ब्रिटिशर्स और डेनिश भारत में आए हुए थे। अब यहाँ पे जैसे कि कहा कि अब डिस्कशन हो रहा है कि हमको ईस्ट इंडिया कंपनी बनानी चाहिए, कंपनी बनानी चाहिए और भारत के साथ व्यापार करना चाहिए। तो वहां पर उस समय रूल था किसका? आप देखेंगे लुईस 14 का रूल आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है, तो अब उनका एक मिनिस्टर था और उनके मिनिस्टर का नाम था कोलबर्ट। लुईस 14 के मिनिस्टर का नाम था कोलबर्ट और कोलबर्ट ने एक गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ये जो फ्रांस की कंपनी है वो गवर्नमेंट है। ठीक है, मतलब आप जैसे कि हमारे देश में होता है ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पे बनाई गई जिसका नाम क्या था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा, प्रॉब्लम यहाँ पर यहीं से जैसे ये कंपनी बनी ना और यहीं से इनका फॉल होना शुरू हो गया मेरे हिसाब से। रीजन क्या है कि जो आपकी ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी है और जबकि जो फ्रांस ने अपनी कंपनी बनाई है एक गवर्नमेंट कंपनी है। ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट जो कंपनी होती है वो अपने प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सोचते हैं। प्राइवेट कंपनी में अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो क्विक फास्ट तरीके से डिसीजन लेते हैं। फंडिंग में ज्यादा कोई इशू नहीं होता, डिसीजन लेने में कोई पेंडिंग डिसीजन नहीं होते, जल्दी रिजॉल्व हो जाता है सारी चीजें। लेकिन जब आपकी कोई कंपनी है जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट यहाँ पे डिसीजन ले रही है, तो गवर्नमेंट के पास केवल एक ही काम थोड़ी ना है कि यार हमने एक कंपनी बनाई है जो व्यापार करने गई है, बस उसको ही देखना है। ऐसा नहीं है ना, गवर्नमेंट के पास तो 1760 काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं उनके पास। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये गवर्नमेंट कंपनी है तो डिसीजन पेंडिंग बहुत ज्यादा होते थे, इनके पास उतना प्रॉपर फंड नहीं होता था, मैनेजमेंट थोड़ा सा इशू था। तो यहीं से इनके फॉल का मुझे लगता है कि रीजन स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, जो भी है, तो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी जो कि यहाँ पर लुईस 14 के एक मिनिस्टर थे जिनका नाम है कोलबर्ट, उन्होंने फॉर्म की थी। और इस कंपनी को 50 ईयर की मोनोपोली मिली थी कि 50 सालों तक आप ईस्ट में जाके व्यापार कर सकते हैं, फ्रांस से और कोई कंपनी नहीं आएगी व्यापार करने के लिए। और इस तरीके से
जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो भारत आते व्यापार करने के लिए। अब इनकी पॉलिसी थोड़ी सी अलग थी। इन्होंने क्या सोचा, जैसे कि सभी लोग अफ्रीका को क्रॉस करके ही तो भारत पहुंचे हैं, तो मान लेते हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये कैप ऑफ गुड होप है और यहाँ पर कहीं आपको फ्रांस देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या, मेडागास्कर, और फिर ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर आपको इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रांस ने अपना एक नया पॉलिसी बनाया, नया रूल बनाया कि हम यहाँ पे कैप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके कहाँ जाएंगे, मेडागास्कर, और मेडागास्कर में अपना एक मिलिट्री बेस बनाएंगे। मेडागास्कर हो गया, मॉरिशियस हो गया, ये सब टेरिटरी आप देखोगे फ्रांसीसीज के कंट्रोल में थी। इन्होंने बोला कि पहले हम अपना यहाँ पे क्या बनाएंगे, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। ऐसा इसलिए कि फ्यूचर में अगर हम व्यापार करने जाते हैं और वहां पर ऑलरेडी कंपटीशन है, डच है, डेनिश है, पोर्चुगीज है, और कोई कंपटीशन होता है, कोई लड़ाई होती है, तो एटलीस्ट बहुत जल्दी यहाँ मेडागास्कर और मॉरिशियस से हमारी जो ट्रूप है वो आ सकेंगे हमारी मदद करने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बेस बनाने का सोचा और बेस बनाया, और उसके बाद हम भारत में इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा सब कहीं जाएंगे और व्यापार करेंगे। तो इनकी कुछ इस तरीके से इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, हालांकि सक्सेसफुल रह नहीं पाई। ठीक है, अब यहाँ पे पहला एक्सपीडिशन देखते हैं जो इंडिया में आया था। तो पहला जो व्यक्ति इंडिया में आया था वो फ्रेंच गवर्नर कौन था, जो भारत आया था उसका नाम क्या था, फ्रैंकोइस कैरॉन था, जो कि भारत आता है और कहाँ पे पहुंचता है, 1667 में ये सूरत पहुंच जाता है। 1667 में ये सूरत पहुंच जाता है और उस समय रूल होता है किसका, औरंगजेब का। हम सभी को पता है कि जो लास्ट पावरफुल एम्परर था, मुगल एम्परर, वो औरंगजेब था, और औरंगजेब की डेथ होती कब, 1707 में। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उस समय जहांगीर था, लेकिन जब आप देखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ रही, उस समय औरंगजेब का रूल है, तो इनको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, औरंगजेब से। तो इन्होंने औरंगजेब से परमिशन ली और औरंगजेब ने ट्रेडिंग करने की परमिशन और फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दी। तो यहाँ पे जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने अपना जो पहला फैक्ट्री बनाया था वो सूरत में बनाया था। ठीक है, तो पहली फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने कहाँ बनाई थी, 1611 में मसूलीपट्टनम में बनाई थी, और बाद में जाके फिर इन्होंने सूरत में बनाई थी। बट इन्होंने अपनी पहला ही सेटलमेंट कहाँ किया था, सूरत में किया था। कब, 1668 में। डन, तो पहली फैक्ट्री लग चुकी है सूरत में। अब बात करते हैं हम यहाँ पे दूसरी फैक्ट्री। तो दूसरी फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाई थी। मसूलीपट्टनम में, जो कि आपका सुल्तान ऑफ गोलकुंडा का बेसिकली एरिया था, वहां पर उनके सुल्तान से परमिशन लेके मसूलीपट्टनम में सेकेंड फैक्ट्री लगाने का काम फ्रांसीसीज ने किया था। डन। अब आता है बंगाल। सभी का जो ध्यान था वो हमेशा से बंगाल की तरफ था, क्योंकि वहां पर था सॉल्ट पीटर। तो सॉल्ट पीटर की वहां से ट्रेडिंग की जाती थी, जिसका इस्तेमाल गन पाउडर में किया जाता था। तो आप देखेंगे पोर्चुगीज ने, इसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी हुगली में कई सारी फैक्ट्रीज वहां पे सेटअप की थी। तो फ्रांसीसीज भी पहुंचे कहां पर, बंगाल। और उस समय बंगाल का जो गवर्नर था या जो सूबेदार बोल सकते हैं, जो सूबेदार था बंगाल का, वो सहिस्ता खान था। कौन था, सहिस्ता खान। और सहिस्ता खान से इन्होंने परमिशन मांगी और इनको परमिशन मिल गई। तो इन्होंने एक जगह है चंद्रगांव, क्या नाम है, चंद्रनगर या चंद्रगांव में अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल में सेटअप की थी। कहां पर, 1673 में, बंगाल में, चंद्रनगर में। तो आपके यहाँ पे अभी तक हमने 3 फैक्ट्रीज देख ली है, एक सूरत में है, एक मसूलीपट्टनम में है, और आपकी एक चंद्रगांव या चंद्रनगर में आपको एक फैक्ट्री देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब हमें साउथ इंडिया में थोड़ा सा और अपना यहाँ पर क्या करना है, पावरफुल होना है। अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, ट्रेडिंग को और मजबूत करने के लिए हमें कुछ और फैक्ट्रीज बनानी है। तो यहाँ पर एक फ्रांसीसीज गवर्नर होते हैं, एक फ्रांसीसीज पर्सन होते हैं जिनका नाम क्या है, फ्रांसोइस मार्टिन। तो इन्होंने बेसिकली वहां पे जो सुल्तान थे बीजापुर के, तो सुल्तान ऑफ बीजापुर के पास गए और उनसे कहा कि हमें पौंडीचेरी बसाना है, मतलब हमको एक जमीन चाहिए। क्योंकि इनका कहना था कि मसूलीपट्टनम में हमारी जो फैक्ट्री है, इसमें जो वर्कर्स है, तो वर्कर्स को हमें सेटल करने के लिए, उनको प्रॉपर एमिनिटीज देने के लिए एक शहर बसाना चाहिए। तो अब यहाँ पे शुरुआत होती है पौंडीचेरी को बसाने की। तो सुल्तान ऑफ बीजापुर से इन्होंने एरिया एक्वायर कर लिया पौंडीचेरी को, और एक पौंडीचेरी में कॉलोनी बनाई। और आज भी आप देखेंगे फ्रांसीसीज कॉलोनी आपको पौंडीचेरी में देखने को मिल जाएंगे 1674 में। ठीक है, और वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग साउथ इंडिया में कहीं पे फ्रांसीसीज की थी, तो वो पौंडीचेरी में ही थी। एक तरीके से पौंडीचेरी को इन्होंने अपना गढ़ या अपना ऑफिस बना के रखा हुआ था। ठीक है, पौंडीचेरी के बाद पौंडीचेरी के ही पार्ट्स हैं, आपको पता है, माहे एंड कराईकल। तो माहे में 1725 में एंड कराईकल में 1739 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी।
डन इतनी चीजें। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आप साउथ में पहुंचे ना तो साउथ में रूल कर रहे थे, मतलब साउथ में एक कंपनी और थी जो थी डच। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत लंबे समय तक डच और फ्रांसीसीज के बीच में डिस्प्यूट चलते रहते थे, लड़ाइयाँ यहाँ पे चलती रहती थी। बहुत ज्यादा परेशान किया है डचों ने फ्रांसीसीज को। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर कहानी कहाँ से गड़बड़ होती है कि एक नया गवर्नर आता है फ्रांस से जिसका नाम है ड्यूप्ले। ड्यूप्ले 1742 में इंडिया आता है गवर्नर बन के फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी का, और एक बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है कि हमें तो पूरा अधिकार चाहिए, हम ही चाहिए, बाकी सारी कंपनी को हम बाहर कर देंगे और हमारी ही मोनोपोली पूरे इंडिया में रहेगी। तो इस विचारधारा से ड्यूप्ले भारत आया था। और जब कोई व्यक्ति इस तरीके के थॉट प्रोसेस से गुजरता है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्यूट्स तो होते हैं, लड़ाइयाँ तो होती हैं। ठीक है, जो भी है, चलो हम थोड़ा सा और आगे कहानी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा है जिसमें आपको वो सारी फैक्ट्रीज देखने को मिल रही हैं जो फ्रांसीसीज ने सेटअप की थी। सबसे पहले सूरत में सेटअप किया गया था, याद रखेंगे 1668 की बात है। फिर आपको मसूलीपट्टनम में इनकी फैक्ट्री देखने को मिल जाएगी। देन पौंडीचेरी के बाद यहाँ पे कराईकल और माहे। इसके अलावा आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ये चंद्रगांव या चंद्रनगर, और फिर कासिम बाजार में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। तो इस तरीके से ये आपको फ्रांसीसीज के मेजर सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ही यहाँ पर फ्रांसीसीज उत्तर भारत दक्षिण भारत में मतलब नॉर्थ इंडिया में आए तो यहाँ पे डचों के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और डच ने क्या किया, इनका जो हब था पौंडीचेरी, इसको कैप्चर कर लिया। 1693 में पौंडीचेरी को किसने कैप्चर कर लिया था, तो आंसर हो जाएगा डचों ने। तो एक क्वेश्चन शायद मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में पढ़ाया था कि जो पौंडीचेरी था पहले फ्रांसीसीज ने बसाया, उसके बाद इसको कैप्चर किसने कर लिया था, डच ने। और आगे जाके देखोगे आप इसको ब्रिटिशर्स भी कैप्चर करेंगे। तो इन तीनों लोगों ने इसे कैप्चर किया है। ठीक है, तो डच ने कैप्चर कर लिया पौंडीचेरी को 1693 में, और उसके बाद इन दोनों के बीच में सेटलमेंट हुआ। और सेटलमेंट होने के लिए क्या होता है, ट्रिटी साइन होती है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ट्रिटी साइन होती है जिसको हम ट्रिटी ऑफ रसविक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्रिटी ऑफ रसविक के नाम से इसको जानते हैं। और डच लोग वापस से पौंडीचेरी को रिटर्न कर देते हैं फ्रांसीसीज को। इस तरीके से वापस से पौंडीचेरी फ्रांसीसीज के पास आ जाती है। तो इनका तो जो युद्ध था या थोड़ा बहुत डिस्प्यूट था, इन्होंने सॉल्व कर लिया। अब मेजर डिस्प्यूट कहाँ से शुरू होता है वो हमें देखना है। ठीक है, इतनी चीजें। मेजर डिस्प्यूट शुरू होता है यहाँ से। अब थोड़ी सी कहानी को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैसा, आपको मैंने लास्ट क्लास में जब ब्रिटिशर्स के अराइवल के बारे में डिस्कस किया था, तो ब्रिटिशर्स के अराइवल के बारे में मैंने बताया था कि इन्होंने अपने 3 मेजर प्रेसिडेंसीज या 3 मेजर फोर्ट्स बनाए थे। याद आया, एक आपका फोर्ट विलियम था जो कि बंगाल में था, फिर बॉम्बे कैसल जो कि बॉम्बे में था, और आपको मैंने फोर्ट सेंट जॉर्ज के बारे में बताया था जो कि मद्रास में था। और मद्रास में इन्होंने इस फोर्ट को बनाया था और इसे पूरा फोर्टिफाई भी किया था। तो मद्रास में रूल किसका है, ब्रिटिशर्स का है। अच्छा, यहाँ पे बीजापुर के सुल्तान से ले लिया गया है पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी बसाया किसने है यहाँ पर, अब ये है पोर्चुगल्स। ठीक है, फिर आपको मैंने एक और फोर्ट के बारे में बात की थी। आपका जो फोर्ट था उसका नाम क्या था, सेंट डेविड फोर्ट। तो ये जो फोर्ट था ये भी ब्रिटिशर्स ने बसाया था। कहाँ पे, आपका कुदनूर में। तो यहाँ भी आपको जो टेरिटरी देखने को मिलेगी ये ब्रिटिशर्स की है। और कराईकल, अभी बताया कराईकल माहे, ये किसका है, पोर्चुगल का है। तो आप देखो, ब्रिटिशर्स पोर्चुगल। तो ऐसा होता है, तो लड़ाइयाँ होती हैं कि नहीं। आज भी अगर कोई टेरिटरी है तो आजू बाजू अगल बगल घर वाले भी कई बार लड़ना शुरू कर देते हैं ना। तो अब इनकी तो टेरिटरी देखो किस तरीके से फैली हुई है। और ये जो पूरा एरिया है इसे हम कार्नेटिक एरिया कहते हैं। और यहाँ पे अब जो बैटल्स होंगी ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज के बीच में, इन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेके, ट्रेडिंग डिस्प्यूट्स को लेके, इन्हीं बैटल्स को हम कार्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं। इन्हें हम एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहते हैं। और टोटल नंबर ऑफ 3 बैटल्स यहाँ पे लड़ी गई हैं, 3 युद्ध लड़े गए हैं। आइए एक एक करके इन बैटल्स को हमें यहाँ पे समझना है। डन, तो आपको सेटलमेंट समझ में आ गए। अब हम कहानी शुरू करते हैं लड़ाइयों की। ठीक है, चलो। अब लड़ाई समझने से पहले ना आपको थोड़ा सा और मैं पीछे ले जाना चाहती हूँ। 1 सेकेंड, मैं आपको ले जाना चाहती हूँ इस मैप में। ये है यूरोप का उस समय का मैप। ठीक है, यहाँ पर आपको एक शहर दिख रहा है, एक कंट्री दिख रही है विच इज ऑस्ट्रिया। ठीक है, और ऑस्ट्रिया पे अब सक्सेशन का बैटल चल रहा है कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा जो ऑस्ट्रिया पे रूल करेगा। और 2 यहाँ पर गुट बन गए हैं, जिसको एक को लीड कर रहा है कौन, फ्रांस,
और दूसरे को लीड कर रहा है ब्रिटेन। तो यहाँ पे यूरोप में जो सक्सेशन के लिए, उत्तराधिकार की लड़ाई ऑस्ट्रिया के लिए हो रही है और फ्रांस और ब्रिटेन यूरोप में भी लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आई कि फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ाई कर रहे हैं ऑस्ट्रिया के सक्सेशन के लिए। कहां पर? यूरोप में। और जब ये लोग यहां लड़ना शुरू करेंगे ना, तो वहां इंडिया में भी ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसीज आपस में लड़ाई करना शुरू कर देंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो ये हम कर्नाटका वॉर या कार्नेटिक वॉर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 3 बैटल्स हो रही हैं, 3 बैटल्स यहाँ पर हो रही हैं, 1, 2 एंड 3, जिसमें से फर्स्ट बैटल एंड थर्ड बैटल का जो रीजन है जिसके कारण लड़ाइयां हो रही हैं, वो रीजन इंडिया में नहीं है, ये रीजन आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। केवल और केवल जो सेकंड नंबर की वॉर होती है, इस सेकंड नंबर की वॉर का जो रीजन होता है वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो कई बार एग्जाम में रीजन भी पूछे जाते हैं, क्या वजह थी इन लोगों की लड़ाई करने की। तो पहला रीजन तो मैंने बता दिया है, आपका वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया सक्सेशन, जो कि यूरोप में हो रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस वहां लड़ रहे थे, तो इन्होंने भारत में लड़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ ये जो ऑस्ट्रिया का एरिया, यहाँ पर आपको एक शहर भी दिख रहा है ये, अगर नहीं दिख रहा तो जूम करके देख पाएंगे आप, एक्स ला चापेल। ठीक है, तो जब यूरोप में लड़ाई हो रही है तो संधि या ट्रिटी भी कहाँ होगी? यूरोप में ही होगी ना। तो यहाँ पे एक्स ला चापेल की ट्रिटी होती है और इस ट्रिटी के बाद पहले नंबर का जो कार्नेटिक वॉर है वो समाप्त होता है। बात समझ में आई? ठीक है, नहीं समझ में आई तो भी कोई टेंशन नहीं, अभी वापस से हम डिस्कस करेंगे। डन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इनकी लड़ाइयों की कहानियां। सबसे पहली बात, एंग्लो और फ्रेंच के बीच की जो बैटल्स है वो 1740 से लेकर 1763 के बीच में 3 अलग अलग लड़ाइयां यहाँ पर लड़ी गई हैं, जिनको हम कार्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये कार्नेटिक रीजन में लड़ाइयां हुई थी। बेसिकली ये जो कार्नेटिक का रीजन था ये वाला, ये पूरा का पूरा जो एरिया था वो मुगल टेरिटरी था, मुगल रीजन था, और यहाँ पर इनका एक नवाब हुआ करता था जिसको हम नवाब ऑफ कर्नाटका या नवाब ऑफ कार्नेटिक के नाम से भी जानते थे। और कौन था ये? उस समय जब ये लड़ाइयाँ हो रही हैं उस समय इसके लिए फाइट कर रहा है अनवरुद्दीन, जो कि नवाब ऑफ कार्नेटिक रीजन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो कार्नेटिक रीजन की कैपिटल है, इस कैपिटल का नाम है आरकोट, और ये क्वेश्चन में बन चुका है कि कार्नेटिक रीजन की कैपिटल क्या थी, तो आरकोट थी। क्लियर है? तो यहाँ पे नवाब इस पूरे एरिया में रूल कर रहा है जिसका नाम है अनवरुद्दीन। ये नाम इसलिए बता रहे हैं, अभी इनका इस्तेमाल किया जाएगा, बार बार ये चर्चा में रहेंगे। ठीक है, डन इतनी चीजें। अब कहानी कहां से शुरू होती है? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जो कि 1746 से लेकर 1748 के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, रीजन क्या था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, ये लड़ाई कार्नेटिक एरिया में लड़ी गई थी, इसलिए से हम कार्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं। और इंडिया में ये लड़ाई कब शुरू हुई? इंडिया में ये लड़ाई 1746 में स्टार्ट हुई थी। क्यों स्टार्ट हुई थी? रीजन है ड्यूप्ले। याद करो जब मैंने कहा था कि 1742 में ड्यूप्ले भारत आया फ्रांसीसी गवर्नर बन के, और ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, और उस समय गवर्नर था पौंडीचेरी का, और ये चाहता था सुप्रीमेसी, कि और कोई ट्रेड ना करे, साउथ इंडिया में पूरा का पूरा कंट्रोल हमारा ही हो। तो ड्यूप्ले वांट टू मेक द फ्रेंच पावर सुप्रीम इन द साउथ इंडिया। ठीक है, तो अब ड्यूप्ले क्या करता है? ड्यूप्ले यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया कि मेडागास्कर और मॉरिशियस के बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब मॉरिशियस में इन लोगों का ऑलरेडी एक नेवल बेस या एक कह सकते थे कि जहां पे इन्होंने अपने ट्रूप्स को रखा हुआ है। तो मॉरिशियस का उस समय जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? ला बोर्डोनोइज। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूप्ले ने इसको बुला लिया और कहा तुम अपने पूरे की पूरी फ्लीट लेकर, पूरे के पूरे लोगों को लेकर जल्दी से आ जाओ। और यहाँ पे ये आ गए भाई साहब, और इन लोगों ने मिलकर क्या किया? मद्रास को कैप्चर कर लिया इन 1746। ठीक है, और मद्रास तो मैंने बताया है कि मद्रास जो टेरिटरी थी वो किसका था? ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स तो नाराज होंगे ही, लेकिन मद्रास अगर पूरा कोई एरिया देखो तो वहां पे अभी नवाब कौन है? अनवरुद्दीन है। तो अनवरुद्दीन भी नाराज हो गया कि ऐसे कैसे हमारी टेरिटरी, हमने परमिशन दी ब्रिटिशर्स को वहां पे फैक्ट्री बनाने के लिए, और तुमने कैसे कैप्चर की? तो अनवरुद्दीन भी नाराज हो गया। तो अनवरुद्दीन अपनी सेना लेके निकल गया और ड्यूप्ले के खिलाफ। अब ड्यूप्ले और अनवरुद्दीन के बीच में बैटल हो रहा है। ऐसा बताया जाता है कि ड्यूप्ले की जो आर्मी थी ना, या जो उसके पास सेना थी, उसमें केवल 1000 लोग ही थे, लेकिन जो अनवरुद्दीन की सेना थी उसमें 10,000 लोग थे। बट स्टिल यहाँ पर ड्यूप्ले जीत जाता है और अनवरुद्दीन हार जाता है। इससे ये साबित हो जाता है कि फ्रांसीसीज कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइट होती है। अच्छा, ये फाइट कहाँ होती है? तो एक नदी के किनारे ये फाइट होती है, जिसको हम अडयार रिवर कहते हैं। कहाँ? अडयार रिवर के किनारे ये फाइट होती है, इसलिए इसे हम बैटल ऑफ अडयार या बैटल ऑफ सेंट थॉमे के नाम से जानते हैं। तो ये जो बैटल
आपकी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ड्यूप्ले और अनवरुद्दीन जो कि नवाब ऑफ कर्नाटक है, उसके बीच में जो बैटल हो रही है, इस बैटल का नाम आपको याद रखना है बैटल ऑफ अडेयार या बैटल ऑफ सेंट थॉमे के नाम से जाना जाता है, जिसमें ड्यूप्ले की जीत होती है और यहां पर आप देखेंगे अनवरुद्दीन हार जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि 1748 में ये जो बैटल ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन हो रही थी ऑस्ट्रिया में, ये खत्म हो जाती है। वो लोग वहां पे लड़ना खत्म किए, ये लोग यहाँ पे लड़ना खत्म कर देंगे। वहां पर एक ट्रिटी साइन हो रही है विच इज ट्रिटी ऑफ एक्स ला चापेल। तो ट्रिटी साइन हुई और यहां पर इन लोगों ने भी लड़ना बंद कर दिया। तो ट्रिटी ऑफ एक्स ला चापेल को 1748 में यूरोप में साइन किया गया था, जिसके बाद आपका जो फर्स्ट नंबर का कार्नेटिक वॉर है ये एंड हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि जो फ्रांसीसीज ने मद्रास को कैप्चर किया है, तो मद्रास को वापस लौटा दिया जाएगा ब्रिटिशर्स को। बदले में कुछ तो मिलना चाहिए, हाँ बदले में मिलेगा। बदले में जो लुइसबर्ग का एरिया है जो कि फ्रांसीसीज टेरिटरी थी, जो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर ली थी, आप हमें लौटा दो, हम आपको लौटा देंगे। तो लुइसबर्ग लौटा दिया गया फ्रांसीसीज को और मद्रास लौटा दिया गया किसको? ब्रिटेन के लोगों को। तो इस तरीके से ट्रिटी ऑफ एक्स ला चापेल कंक्लूड हुई थी 1748 में। डन। तो ये था आपका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जिसका रिजल्ट हमने डिस्कस किया। क्या देखा हमने? मेन रीजन था वॉर ऑफ सक्सेशन। इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज था कि फ्रेंच शिप को यहां पर सीज कर लिया गया था इंग्लिश नेवी के द्वारा, जिसके बाद मॉरिशियस से फ्लीट मंगाकर मद्रास को कैप्चर कर लिया गया था। फिर यहाँ पे अनवरुद्दीन के बीच में एक बैटल होती है जिसको हमने बैटल ऑफ सेंट थॉमे कहा है, ठीक है, जिसे हम बैटल ऑफ अडेयार के नाम से भी जानते हैं, जिसमें नवाब ऑफ आरकोट हार जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइनली संधि साइन होती है उसे ट्रिटी ऑफ एक्स ला चापेल कहते हैं 1748 में, और इस तरीके से बैटल हो गई खत्म। डन। चलो अब स्टार्ट करेंगे अब हम सेकेंड नंबर की कार्नेटिक वॉर, जो कि 1748 से लेकर 1754 के बीच में हुई। इस पूरी कहानी को समझने से पहले आप कुछ बैकग्राउंड को समझिए। पहला रीजन तो ये कि जो सेकेंड नंबर की कार्नेटिक वॉर हुई है उसका रीजन आपको इंडिया में मिलेगा, और इंडिया में ही जो बैटल ऑफ सक्सेशन चल रहा है हैदराबाद और कर्नाटक एरिया में, तो कर्नाटक का अगला नवाब कौन होगा और हैदराबाद का अगला निजाम कौन होगा, उसके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो रही हैं, जिसमें आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा ब्रिटिशर्स का एंड फ्रांसीसीज का। ठीक है, तो पहले हम बैकग्राउंड को समझते हैं। ये है हैदराबाद। हैदराबाद में निजाम का रूल हुआ करता था, क्योंकि जब औरंगजेब था तो औरंगजेब की जब डेथ हो जाती तो उसका एम्पायर बहुत बड़ा होता है। इस पूरे एम्पायर को छोटे छोटे प्रोविंस या प्रांतों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और जो प्रोविंस है ये छोटे छोटे सूबे में डिवाइडेड होते हैं इस पूरे एम्पायर को रन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रांत हुआ करते थे या प्रोविंस हुआ करते थे, जिसका एक गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद ये जो प्रोविंस के रूलर्स है ना, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिए और अपना अलग से एक इंडिपेंडेंट राज्य बनाना शुरू कर दिया। उसमें ही आपको एक हैदराबाद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हैदराबाद के अगर हम निजाम की बात करते हैं तो आशफ शाह इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। कब? 1724 में, और ये हैदराबाद का निजाम बन गया। ठीक है, लेकिन ये कुछ समय तक ही रूल कर पाया और 1748 में इसकी डेथ हो जाती है। जब इसकी डेथ हो जाती है तो अब क्या होगी? लड़ाइयाँ शुरू होंगी कि अगला निजाम या अगला राजा कौन बनेगा। तो आप देखेंगे मुजफ्फर जंग एंड नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में लड़ाई होती है कि अगला हैदराबाद का निजाम कौन होगा। डन। सिमिलर अगर हम इस कार्नेटिक एरिया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ का जो नवाब था उसका नाम था दोस्त अली। क्या नाम था? दोस्त अली। और दोस्त अली की जब डेथ हो जाती है तो अगेन यहाँ पर भी कहानी शुरू हो जाती है कि अगला नवाब कौन बनेगा, और यहाँ पे दो नाम सामने आते हैं। एक आता है अनवरुद्दीन का नाम और दूसरा होता है चंदा साहिब। अनवरुद्दीन एंड चंदा साहिब अगले नवाब बनना चाहते हैं कर्नाटक एरिया के। तो इस तरीके से इन दोनों एरियाज में क्या होती है? बैटल शुरू हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ समय पहले जब मैंने फर्स्ट नंबर के कार्नेटिक वॉर के ऊपर आपके साथ डिस्कशन किया था तो आपको बताया था कि अनवरुद्दीन तो वैसे ही फ्रांसीसियों से नाराज है, बैटल ऑफ अडेयार हो चुकी है। तो यहाँ पे चंदा साहिब को ये पता है कि दुश्मन है फ्रांसीसीज कंपनी, दुश्मन है अनवरुद्दीन की, और दुश्मन तो दोस्त होते हैं। तो यहाँ पर अनवरुद्दीन के खिलाफ चंदा साहिब फ्रांसीसीज के साथ हाथ मिला लेते हैं। तो एक अलायंस बन जाती है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी एंड चंदा साहिब। तो अनवरुद्दीन कहाँ जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। तो दूसरी तरफ आपको अनवरुद्दीन एंड ब्रिटिशर्स देखने को मिलेंगे। डन। क्लियर। तो इस तरीके से अलायंस बन गई, जिसके बाद यहाँ पे आपको लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आप एक छोटे से एरिया को भी देखिए जिसका नाम है नदन सरकार, जिसके ऊपर थोड़ी देर में हम डिस्कशन करेंगे। बस आप एरिया की लोकेशन याद रखिएगा।
क्लियर। जैसा कि मैंने बता दिया कि आशफ जहां जो था वो नवाब बन गया था, निजाम बन गया था हैदराबाद का 1724 में, इसकी डेथ हो गई थी 1748 में, और उसके बाद बैटल ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया था बिटवीन मुजफ्फर जंग एंड नासिर जंग। ठीक है, ये बातें हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको कर्नाटक एरिया के बारे में बता दिया कि दोस्त अली था, यहाँ पे रूल करता था, नवाब था, इसकी डेथ हो गई, तो अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच में फाइट शुरू हो गई। ओके, तो आपको दो ग्रुप्स देखने को मिल गए, एक है ब्रिटिशर्स जिस अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे है फ्रांसीसीज जो कि चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे हैं। डन इतनी चीजें, ये तो हो गया एक खेमा। दूसरी तरफ बात करते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग है। मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रांसीसीज कंपनी और नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो आपको इस तरफ कौन दिख जाएगा, नासिर जंग दिख जाएगा, और इस तरफ कौन दिख जाएगा आपको, मुजफ्फर जंग। तो यहाँ पे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग आरकोट पे अटैक कर देते हैं। आरकोट मतलब कर्नाटक एरिया में अटैक कर देते हैं, और अटैक करने के बाद यहाँ पर एक बैटल होती है जिसमें अनवरुद्दीन मारा जाता है, और अनवरुद्दीन मारे जाने के बाद उसका बेटा होता है मोहम्मद अली। अनवरुद्दीन का बेटा कौन है, मोहम्मद अली है। वो डर जाता है कि यार सभी लोग दाना पानी लेके मेरे ऊपर चढ़ गए हैं और ये कहीं भाग जाता है। ऐसा बोलते हैं कि तिरुचिरापल्ली के किले में जाके छुप गया। तो ये तो छुप गया और अनवरुद्दीन मर गया, तो अब बचा कौन, चंदा साहिब। तो चंदा साहिब को अगला नवाब डिक्लेयर किया जाता है कर्नाटक एरिया का। बात समझ में आई इतनी कहानी? तो यहां तक की कहानी तो हमने देख ली। इस बैटल को हम बैटल ऑफ आम्बूर के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ आम्बूर 1749 में हुई थी। ये बैटल किसके बीच में हुई थी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब की कंबाइंड फोर्सेस थी अगेंस्ट द अनवरुद्दीन, जिसमें अनवरुद्दीन मारा गया, मोहम्मद अली भाग गया और चंदा साहिब को कर्नाटक एरिया का नवाब बना दिया। चलिए, अब जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दक्कन की तरफ अपना मार्च करना शुरू करती है। मतलब अब अगला निजाम कौन होगा, तो नासिर जंग को मार दिया जाता है। नासिर जंग मारा गया, और तो नासिर जंग मारा गया, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो मुजफ्फर जंग है, मुजफ्फर जंग को अगला निजाम डिक्लेयर कर दिया गया हैदराबाद का। तो आप सोच रहे होंगे कहानी तो खत्म हो गई, फ्रांसीसीज थे, उन्होंने पहले अनवरुद्दीन को मारा, चंदा साहिब को गद्दी पे बिठा दिया, यहाँ पे नासिर जंग को मारा और मुजफ्फर जंग को गद्दी पे बिठा दिया, और एक फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी एक पावर, एक सुप्रीमेसी आपको साउथ इंडिया में देखने को मिल गई। सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से एक कहानी में ट्विस्ट आता है। रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया भेजा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव अब भारत आ रहा है गवर्नर बनके, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है। एंड रॉबर्ट क्लाइव अपना नया दिमाग लगाता है कि हमें आरकोट जो कैपिटल है कर्नाटक एरिया की, उस पर अटैक करना चाहिए। तो यहाँ पर अटैक कर दिया जाता है आरकोट में बाय द रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें चंदा साहिब हार जाते हैं। और अब वापस से ये मोहम्मद अली जो भाग गया था, अनवरुद्दीन का बेटा, मोहम्मद अली को नवाब ऑफ आरकोट बना दिया जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव को हम हीरो ऑफ आरकोट के नाम से जानते हैं। क्लियर। और जैसे ही यहाँ पर फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटक एरिया को लूज कर जाती है, क्योंकि अगला नवाब मोहम्मद अली बन चुका है और मतलब एक तरीके से ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है, तो यहाँ पर अब एक नया फैसला लिया जाता है। डुप्ले से बोलता है भाई तुम्हें जितना करना था कर लिया, अब तुम वापस आ जाओ। तो डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, और नया जो गवर्नर 1754 में फ्रांसीसी गवर्नर आता है, उसका नाम है गोदेहू। ठीक है, क्या नाम है इसका, गोदेहू है। और जब ये आता है तो अब एक संधि साइन होती है जिसका ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होती है इन 1754। ठीक है, तो 1754 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हो रही है, जिसमें ये फैसला लिया गया यार ये इन लोगों का पर्सनल मैटर है, इनको लड़ने दो। अगली बार कोई भी यूरोपियन कंपनी, चाहे वो फ्रांस की हो या ब्रिटेन की हो, कोई भी इनके पर्सनल जो सक्सेशन के मैटर है उसमें नहीं बोलेगा। ये बात यहाँ पर बोली गई। क्लियर हो गया इतनी चीजें, डन। और मोहम्मद अली को एक्नॉलेज कर लिया गया एज अ नवाब ऑफ कर्नाटक एरिया, एंड मुजफ्फर जंग को निजाम ऑफ हैदराबाद डिक्लेयर कर दिया गया। तो यहाँ पे देखो मुजफ्फर जंग जो है वो निजाम बन गए हैदराबाद के, जो कि फ्रांसीसीज के सपोर्टर्स हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो मोहम्मद अली आरकोट का नवाब बन गया है, जो कि ब्रिटेन का सपोर्टर है। मतलब 1 पॉइंट इनके मैटर खत्म। ठीक है, अब बात होती है थर्ड नंबर के कर्नाटक वॉर, जिसका समय है आपका 1756 से लेकर 1763 के बीच में। वर्षीय युद्ध या 7 ईयर का वॉर स्टार्ट होता है 1756 में यूरोप में, और वो लोग वहां पर यूरोप में लड़ना शुरू करते हैं। तो ब्रिटेन और ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में लड़ना शुरू कर देते हैं। अब इंडिया में जो गवर्नर है, फ्रांसीसी गवर्नर, वो है काउंट डे लाली। और वहीं अगर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट की बात करें तो जनरल सर आयर कूट आपको देखने को मिलेंगे। इनका नाम आपको याद रखना है।
तो अब यहाँ पे देखो काउंट डी लाली ने क्या किया, जो फोर्ट सेंट डेविड है उसको कैप्चर कर लिया, और ये किसकी टेरिटरी थी, ये ब्रिटिशर्स की टेरिटरी थी। और उसके बाद इन्होंने प्लान बनाया कि मद्रास को वापस से कैप्चर करना चाहिए, और ये इनकी जीवन काल की सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ पर बोला गया, यहाँ पे देखो जो फ्रांस के गवर्नर थे हैदराबाद में, उसका नाम था बूशी, और यहाँ पे जो काउंट डे लाली है, इन लोगों ने एक अलायंस बनाई और डिसाइड किया कि हमें मद्रास पे अटैक करना चाहिए और वापस से ब्रिटिशर्स से मद्रास को ले लेना चाहिए। ये बात यहाँ पर होती है, दोनों मिलकर अटैक कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है सर आयरकूट, और सर आयरकूट जो है वो काउंट दिलाली को डिफीट कर देते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस बैटल होता है 1760 में, जिसे हम बैटल ऑफ बॉन्डीवॉश के नाम से जानते हैं। इस बैटल ऑफ बॉन्डीवॉश के बाद फ्रांसीसी पावर डिक्लाइन हो जाती है, बहुत बुरी तरीके से लोग हार जाते हैं। और इसी के बाद आप देखेंगे फ्रांस लोग इसके बाद कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद पूरी तरीके से कंट्रोल किसका था, ब्रिटिशर्स के पास था। क्लियर है। अब यहाँ पर एक संधि साइन होती है, आइए देखते हैं। उस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763, जिसमें क्या है, पौंडीचेरी, करईकल, चंद्रनगर और माही का जो एरिया है वो फ्रांस को रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन उनको बोला जाता है कि आप यहाँ पे सेना नहीं रखोगे, कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे, किलाबंदी नहीं करोगे, केवल आप व्यापार करने आए हो, व्यापार करो और किसी के पर्सनल मैटर में, आप इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करोगे। इस तरीके से फ्रांस जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी सारी की सारी इज्जत खो बैठता है। और यहाँ पर अब देखोगे पावरफुल कौन है, केवल और केवल ब्रिटिशर्स है। अब यहाँ पर यहाँ तक की जो कहानी है, तो आपने देखा कि पोर्चुगीज को हरा दिया, डच, डेनिश और फ्रांसीसीज भी अलग हो गए। अब ब्रिटिशर्स के सामने कौन है, मराठाज है, सिख है। तो अगली जो हम कहानियां शुरू करेंगे ना, उसमें हम एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, एंग्लो नेपाल, ये सारी वॉर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतनी चीजें। तो ये था आपका तीनों के तीनों वॉर। आप यहाँ पे समराइज देख सकते हैं, समरी देख सकते हैं कि पहली जो कर्नाटका वॉर थी उसका रीजन ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था। एक्स ला चापेल की संधि के साथ एक खत्म हुआ था, और बीच में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ अडेयार या बैटल ऑफ सेंट थॉमे। सेकेंड नंबर का कर्नाटिक वॉर निजाम ऑफ हैदराबाद और नवाब ऑफ कर्नाटका के सक्सेशन के लिए था, जिसमें ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी को साइन किया गया था। बीच में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ आम्बोर बोलते हैं, जिसमें अनवरुद्दीन मारा गया था और गोदोई को यहाँ पे नया गवर्नर बनाया गया था और डुप्ले को वापस बुला लिया गया था। ठीक है। और फिर थर्ड नंबर की कर्नाटका वॉर क्यों हुई थी, 7 ईयर का जो वॉर चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में, ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन किया गया था। और यहाँ पर फ्रांस गवर्नर कौन थे, काउंट डे लाली थे। बैटल ऑफ बॉन्डीवॉश लड़ी गई थी 1760 12 जनवरी 1760 में, जिसके बाद फ्रांस की पावर डिक्लाइन हो गई और ब्रिटिशर्स की आप एक तरीके से पावर आप देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों बैटल आज हमने डिस्कस कर ली हैं। आप यहाँ पे तीनों बैटल का टाइम पीरियड, तीनों बैटल के बीच का रीजन और तीनों बैटल के बीच की जो ट्रीटीज हैं वो आपको याद रखना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम पे। डन। और वीडियो अगर पसंद आया, यूजफुल लगा, सारी चीजें समझ में आई, तब मैं आपको कहूंगी कि बिल्कुल आप लिंक को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, काम करने में मुझे भी मजा आए और आपको भी पढ़ने में मजा आए। और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप लोग अगर पहली बार आ रहे हैं। डन। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, with reference to the entry of European power into India, which one of the following statement is not correct? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है? पहला है कि पोर्चुगीज ने गोवा को कैप्चर किया था 1499 में। फिर है इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम में ओपन की थी। इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन द ओडिशा इन 1633। अंडर द लीडरशिप ऑफ द ड्यूप्ले द फ्रेंच ऑक्यूपाई द मद्रास इन 1746। हाँ जी, तो देखो नीचे के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन पोर्चुगल तो यार 1498 में आए थे, अभी तो कंपनी भी नहीं आई है, गवर्नर भी नहीं आए हैं, कहां से कैप्चर कर लेंगे गोवा को? तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट सही है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। द फ्रेंच सुप्रीमेसी इन इंडिया केम टू एन एंड विथ द, यहाँ पर जो पावर है फ्रांस की वो कैसे खत्म हुई, किस बैटल के बाद? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैटल ऑफ बॉन्डीवॉश, जो कि 12 जनवरी 1760 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए। आरकोट किसकी कैपिटल थी? तो कर्नाटक एरिया की कैपिटल आपको आरकोट देखने को मिलेगी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी किस बैटल के बाद हुई थी? तो आपको पता है, पहला यूरोप में हुआ था तो एक्सला चापेल, थर्ड यूरोप में हुआ था तो आपका पेरिस, लेकिन सेकंड वाला इंडिया में था तो सेकंड जो कर्नाटक बैटल है उसका रिजल्ट था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। रीजन ऑफ द थर्ड कर्नाटक वॉर एज, तो थर्ड नंबर के कर्नाटक वॉर का रीजन क्या था? 7 ईयर वॉर, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध।
एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आराम से पढ़िए दोनों क्वेश्चन, आज के टॉपिक से ही रिलेटेड है। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्लासेस के साथ। टेक केयर।